हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए उसके पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहला टॉपिक। और पाठ्यक्रम हमने आपके पास पहुंचा ही दिया है। और उस पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है, हमारा सबसे पहला जो चैप्टर आ रहा है, वो कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, आपके पास मैंने पाठ्यक्रम भेज दिया था। उस पाठ्यक्रम को आप ध्यान से देख लीजिए। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ये स्टार्टिंग वीडियो है, पहली वीडियो है। तो आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम में सबसे पहला जो हमने आपको चैप्टर दिया था 12th फिजिक्स में, वो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र था। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो कूलाम का नियम जो है वो दरअसल आवेश पर आधारित है। और आवेश को आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिया है। आपने आवेश जो पढ़े होंगे वो दो प्रकार के पढ़े होंगे, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश को पॉजिटिव यानी प्लस के निशान से, और निगेटिव चार्ज को माइनस के चार्ज से या माइनस वाले निशान से प्रदर्शित किया जाता है। और शायद ये भी पढ़ रखा होगा आपने छोटी क्लास में कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव यानी दोनों अलग अलग प्रकृति के दो आवेश हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण का होता है। जबकि अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण का होता है, और सेम प्रकृति के होते हैं तो प्रतिकर्षण का होता है। यानी दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण, दोनों निगेटिव निगेटिव है तब भी प्रतिकर्षण। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो आकर्षण। आकर्षण को आप अच्छे जानते होंगे, अट्रैक्शन फोर्स, यानी एक दूसरे की ओर को खींचने वाला फोर्स। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है कि अगर एक जैसी प्रकृति के हुए तो प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के होते हैं तो आकर्षण। यानी इस तरीके से हमें यह पता चलता है कि आवेश, कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और वो एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल तो जरूर लगेगा। ठीक है, तो गुलाम जी ने केवल इन्हीं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को देखते हुए अपना एक फार्मूला दिया था, अपना एक रूल्स दिया था, नियम दिया था, जिसको कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश संबंधी कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। स्थिर बिंदु का मतलब होता है दो बिंदुओं पर स्थिर रखे हुए, बिल्कुल, मतलब उनके बीच की दूरी ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो उनके बीच आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी। आकर्षण कब लगेगा? जब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। ठीक, प्रतिकर्षण कब होगा? जब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों निगेटिव होंगे। तो मैंने केवल आवेश कहा है, दो स्थिर बिंदु आवेश, ना कि मैंने ये कहा एक जैसे आवेश, ना मैंने ये कहा है कि विपरीत प्रकृति के आवेश या अलग अलग टाइप वाले आवेश। तो इसलिए मैंने सिर्फ आवेश कहा है। तो आवेश कहा है तो उनके बीच आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो इसी पर आधारित ये नियम है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिद्धांत, ये नियम है कूलाम का। क्या कहते हैं वो, कि कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, अगर वो निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाला या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो भी होगा, उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी जो मात्रा होगी, उसका जो मान होगा, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक हो गया। यानी यहाँ पे जो डार्क करके ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, यही समझ लीजिएगा इसका नियम है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की आपको कि हमने मान लिया कि कोई दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। तो हमने इसको एक चित्र के द्वारा दिखाया, देख लीजिएगा। ये बिंदु A, ये बिंदु B, और इस पर रखा हुआ है Q1 और इस पर रखा हुआ है Q2, और बीच की दूरी स्मॉल r, ये स्मॉल r लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है, उस निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं ये। तो जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा हमने कि पहली शर्त क्या कहती है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो आप देख रहे होंगे दोनों आवेश हैं, गुणनफल मतलब डॉट लगा हुआ, बिंदु है बीच में,
तो गुणनफल हुआ कि नहीं हुआ? तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला चाहे तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, वो बल जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये समानुपाती का निशान है। ठीक हो गया? इस आधार पर ये समीकरण फर्स्ट बन गई। और आगे क्या कहता है फिर यही नियम? ये कहता है कि यही बल, जो भी बल लग रहा होगा वही बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वन अपोन में लिख देते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, निशान वही होता है, यानी समानुपाती का निशान ही व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, वैसे अगर उस क्वांटिटी को हम वन अपोन में लिख देते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड हो जाती है। अब हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला दिया। जब मिलाएंगे तो Q1 Q2 तो ऊपर आ जाएगा और आर स्क्वायर तो ऑब्लिक में है ही, बटे में है ही। तो जब दोनों समीकरणों को हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाता है एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, बताया होगा किसी ने कि जब भी कभी समानुपाती का निशान हम हटाते हैं और उसकी जगह पे बराबर लगाते हैं तो उस फार्मूले में अपना कोई कांस्टेंट नियतांक वैल्यू, नियतांक मान जरूर दिया जाता है। तो जैसे हमने समानुपाती का निशान हटा करके बराबर लगाया, देखो समानुपाती हट गया, बराबर का निशान लग गया, तो तुरंत एक वैल्यू आ जाती है जो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है, देख लीजिएगा। क्योंकि अभी बताया हमने जब भी समानुपाती हटा के बराबर लगाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक मान लगा देते हैं। तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इस वैल्यू को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो, ये एप्सिलॉन जीरो कहलाती है, ये ऐसा करके ये जो है एप्सिलॉन जीरो, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू के इंटू बाकी तो सब Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर अपनी जगह था। तो ये फार्मूला बन जाता है। चूंकि ये फार्मूला किसके लिए, बल के लिए है, तो इसलिए इसका यहाँ पे जो मान प्राप्त होता है वो क्या में प्राप्त होता है, न्यूटन में, यानी इसका जो इकाई आती है वो न्यूटन होती है, क्योंकि बल है, बल का मात्रक हम सब जानते हैं न्यूटन होता है। ठीक हो गया? अब अगर हमने ये मान लिया, देखिए ये वैल्यू मैंने क्या बताई थी, ये कांस्टेंट वैल्यू बताई थी, 1/, कंप्लीट वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू के। ठीक है? अगर ये दोनों जो ऊपर मैंने आवेश बनाए थे, जो ऊपर आवेश रखे थे, ये दोनों अगर वायु में रखे हुए हैं तो वायु के लिए के का मान 1 होता है, ध्यान रहे, मैं बताता हूँ तुम्हें, के का मान 1 होता है, तो सिर्फ यहाँ रह जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक हो गया? लेकिन ध्यान रहे इसकी ये जो पूरा कंप्लीट नियतांक मान है, इसका जो मान होता है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की है, इसकी जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹ होती है। ये मान आपको याद रखना है। जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू की अपनी एक निश्चित वैल्यू होती है दरअसल, तो उसको हमें याद रखना ही होता है। और ये वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹ और इसका जो मात्रक होता है किसका, 1/4 का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बटे कूलम स्क्वायर होता है। तो ये 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मान हो गया और उसका ये मात्रक हो जाता है। और यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो जानते हो क्या है, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? एप्सिलॉन जीरो निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता होती है। और के जो होता है माध्यम का पैरावैद्युतांक होता है। के क्या होता है? माध्यम का पैरावैद्युतांक होता है। और ध्यान रहे के का मान जो है वायु के, अगर माध्यम वायु है तो वायु माध्यम के लिए के का जो मान होता है हमेशा 1 होता है। ये बात अपना ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया? अब बात आती है एप्सिलॉन जीरो का मान और उसका मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। एप्सिलॉन जीरो का मान कैसे निकाला जाता है? एप्सिलॉन जीरो मतलब यहाँ पे है क्या, निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता है। एप्सिलॉन जीरो का मान यहाँ कितना होता है वो कैसे निकालेंगे, और उसका मात्रक क्या होता है वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, ये लिखा, यदि दो आवेश हैं जो Q1 Q2 हैं और निर्वात में स्थित हैं और दोनों ही एक दूसरे से स्मॉलर दूरी पर हैं, तब देख लीजिएगा, अब दोनों ही चूंकि स्मॉलर दूरी पर है और Q1 Q2 आवेश हैं, तो आपको अभी तो पढ़ा है मैंने कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या कहता है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, पढ़ा है मैंने। ठीक हो गया? जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 9 इंटू 10⁹ बताई थी मैंने, पीछे अभी बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के की वैल्यू 9 गुणा 10⁹ होती है। और अभी मैंने बोला था, जब भाषा लिखी थी, कि दोनों आवेश वायु में रखे हैं और वायु के लिए मैंने के का मान क्या बताया था, वायु के लिए के का मान 1 बताया था, तो के की जगह 1 हो गया। ओके, तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि के का मान तो 1 हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर 9 इंटू 10⁹ ओके। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन जीरो निकालते हैं, ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, तो एप्सिलॉन जीरो जैसे ही यहाँ आएगा, पक्षांतर करेंगे तो एक के बटे में क्या चला जाएगा, एक तो 4 पाई चला जाएगा और एक 9 गुणा 10⁹ चला जाएगा। वही हुआ देखो, एक और बटे में 4 पाई और 9 गुणा 10⁹ और 9 जब ऊपर गया तो माइनस के 9, इसके साथ तो 9 था ना प्लस के, ये ऊपर ले गए ना तो ऊपर जाके तो माइनस के 9 हो जाएगा। तो 1 गुणा 10⁻9 और बटे 4 इंटू पाई और इंटू ये 9 हो जाता है। ठीक हो गया? अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या करा हमने, ये पाई की वैल्यू दे दी 3.14 और इंटू 9 अपनी जगह रखा हुआ, 4 अपनी जगह रखा हुआ और ऊपर 10⁻⁹ अपनी जगह। और जब यहाँ पे पॉइंट काटूंगा तो पॉइंट के बाद तो 2 अंक है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 जीरो तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक हो गया? ये पॉइंट की वजह से एक की जगह पे 100 हुआ है, इतना तो पता होगा कि नीचे से
जो जितना पॉइंट काटते हैं ऊपर जीरो बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ा देते, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना हो गया, 100 गुणा 10 की घात -9 और बटे नीचे इन सब की गुणा कर लिया मैंने, 4 की भी और 314 की भी और 9 की भी, तो सबकी गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हम इसको ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर 100 गुणा 10 की घात, और ये यहाँ पे पॉइंट बढ़ाते हुए ऊपर 10 की घात -3 कर देंगे, कुल मिलाकर के इसको सरल कर देंगे, और सरल करने के बाद हमारे पास एप्सिलॉन जीरो बराबर आ जाता है 8.85 और 10⁻⁻²। यानी ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है। एप्सिलॉन जीरो हमने क्या बताया था, निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता बताई थी। इसकी जो वैल्यू होती है कंप्लीट आती है निकालने के लिए पेपर में, एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है वो 8.85 10⁻⁻² आ जाती है। अब बात आती है कि एप्सिलॉन जीरो की हमने वैल्यू तो ज्ञात कर ली, परंतु इसकी इकाई देखो अभी गायब रखी। एप्सिलॉन जीरो का तो कोई ना कोई मात्रक होगा, कोई ना कोई इकाई होगी, कोई ना कोई यूनिट होगी, तो यहाँ पे यूनिट बनाने के लिए तो इसकी हम यूनिट भी निकाल लेते हैं, और कौन से फार्मूले से, इसी फार्मूले से निकाल देते हैं जो कूलाम का नियम हमारे पास आया था। कूलाम का नियम यही था, F = 1/4 एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बटे R², यही तो नियम था। तो इससे हम देखते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए हमने इस उस वाले फार्मूले से हमने क्या कर लिया, कौन सा वाले से, F = 1/4 एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बटे R², जो कूलाम का नियम था, उससे हमने एप्सिलॉन जीरो का मान निकाल लिया वहां से। तो एप्सिलॉन जीरो निकालेंगे तो 1/4πf हो जाएगा। अरे एफ यहाँ से कूद करके यहाँ आ जाएगा ना, एप्सिलॉन जीरो यहाँ आ जाएगा, तो पक्षांतर किया सीधे सीधे, और इंटू Q1 Q2 बटे R² हो गया। तो हमें तो एप्सिलॉन जीरो का चूंकि मात्रक निकालना है, तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालने के लिए बाकी जितनी भी राशियां इसके अंदर रखी हुई हैं उन राशियों का मात्रक डालोगे कि नहीं डालोगे, वही किया हमने। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई का तो कोई, पाई तो एक नियतांक मान है, पाई का मान आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 22/7 होता है या 3.14 होता है, ठीक है। तो वो तो एक अंकीय मान है, उसका उसका मात्रक नहीं होता है। मात्रक तो एफ का होगा, या फिर इन आवेशों का होगा, या फिर दूरी का होगा, आर का। आर दूरी है, ये आवेश है और ये बल है, तो बस इनके मात्रक हमने यहाँ पे डाल दी। देखो ऊपर क्या आ रहा था, ऊपर Q1 गुणा Q2, यानी Q1 भी आवेश है, Q2 भी आवेश है, तो दोनों आवेश है, और आवेश का मात्रक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कूलाम। तो इसका मात्रक भी कूलाम हो जाएगा, इसका मात्रक भी कूलाम हो जाएगा, और ये आर दूरी होती है, दूरी का मात्रक हमेशा मीटर होता है, और एफ बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इनकी जगह पे हमने इनकी इकाई यानी इनके मात्रक रख दिए, वही किया देखो हमने, Q1 और Q2। Q1 का मात्रक भी कूलाम हो गया, Q2 का मात्रक भी कूलाम हो गया, और F का मात्रक ये न्यूटन हो गया, और R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, लेकिन ऊपर घात 2 चढ़ी हुई है तो इसलिए स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया, ऊपर गुणा कर दीजिए, तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक आ जाता है कूलाम स्क्वायर, कूलाम गुणा कूलाम तो कूलाम स्क्वायर, और बटे में आ जाता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन जीरो की जो होती है इकाई होती है, यूनिट होती है, ये हमारे पास एप्सिलॉन जीरो की जो इकाई होती है, खूब पूछी जाती है पेपर में। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक ज्ञात कीजिए। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, कभी विकल्प में आता है, कभी शॉर्ट में आता है, तो कभी ज्ञात करने के लिए आ जाता है कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक ज्ञात कीजिए, कूलाम का नियम का सहारा लेकर के। ठीक है, तो एप्सिलॉन जीरो का ये मात्रक होता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है एप्सिलॉन जीरो की बीमा ज्ञात करनी है। एप्सिलॉन जीरो की बीमा ज्ञात करनी है, और इसकी सहायता से एप्सिलॉन जीरो का MKS पद्धति में मात्रक भी ज्ञात करना है। दरअसल ये बात आपको पता होगा शायद कि अगर किसी भी भौतिक राशि का मात्रक मुझे MKS प्रणाली में निकालना होगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उसकी बीमा ज्ञात कर देनी होगी, और बीमा ज्ञात करने के बाद ही MKS प्रणाली में, क्योंकि आपको पता मात्रक की कई प्रणाली होती है, MKS होती है, CGS होती है ना, और भी छोटी छोटी और इकाइयाँ होती हैं इनकी, तो कई प्रणालियाँ होती हैं। तो हमें क्या करना है, MKS प्रणाली में जो है, MKS प्रणाली में मात्रक लिखना है किसका, एप्सिलॉन जीरो का। तो एप्सिलॉन जीरो का MKS प्रणाली में मात्रक लिखने के लिए पहले मुझे एप्सिलॉन जीरो की बीमा को ज्ञात करना होगा, और बीमा ज्ञात करने के बाद ही हम MKS प्रणाली की इकाई में पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, इसकी बीमा निकालने के लिए हमने क्या किया, एप्सिलॉन जीरो का मान निकाला किस फार्मूले से, वही कूलाम का जो फार्मूला था, कौन सा वाला फार्मूला, F = 1/4 एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² से हमने एप्सिलॉन जीरो का मान ज्ञात कर लिया। ये एप्सिलॉन जीरो का मान ज्ञात कर लिया, एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4πf और इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालने के लिए सारी जितनी भी भौतिक राशियां यहाँ पे हैं सबकी बीमा हमने यहाँ पे रख दी। 4π तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक वैल्यू है, पाई की कोई बीमा नहीं होती, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में पढ़ लिया होगा। तो केवल हमने यहाँ पे 1/f, क्योंकि 4π को हटा दिया, क्योंकि बात अब बीमा की चल रही है, तो बीमा में से जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको हम हटा देते हैं, तो सिर्फ 1/f और इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R² की बीमा। और आपको पता है Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, और आवेश की जो बीमा होती है AT होती है, यहाँ निकाल के भी दिखा रखी है, क्योंकि Q बराबर IT होता है, I धारा होती है, और धारा की बीमा A होती है, और T टाइम है, समय, और T की T होती है। तो इस तरीके से आवेश की बीमा जो होती है वो AT होती है। तो इस वाले आवेश की बीमा भी AT हो जाएगी, और इसकी भी AT, और जब दोनों की मल्टीप्लाई लेंगे तो A की 2 और T की 2 हो जाएगी। अब समझ पा रहे हो ना बात को, अरे Q1 Q2 दो है ना आवेश ये, तो पहले वाले आवेश की भी AT हो गई, दूसरे वाले आवेश की भी AT हो गई, तो AT गुणा AT, तो A की 2 T की 2 हो गई, ऑब्लिक
अब यहाँ पे एफ की बीमा डालेंगे, एफ यानी फोर्स यानी बल की बीमा, और बल की बीमा आप लोगों को अच्छे से याद होगी, एम एल टी माइनस टू होती है, और आर चूंकि दूरी है और दूरी की बीमा जो होती है वो एल होती है, चूंकि ऊपर दो घात है तो ये लगाती है इस तरीके से। अब इसको हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया। सरल करेंगे तो एम जब ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन हो जाएगा, और एल के नीचे कितनी थी, एक एरी और दो एरी, तो दो और एक एरी तीन, तीन जब ऊपर जाएंगी तो माइनस की तीन हो जाएंगी, और टी की ये माइनस की दो है, ऊपर जाके प्लस की दो हो जाएगी, प्लस की दो और प्लस की दो एरी, तो टी की कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, और एक ही ऑलरेडी ऊपर दो रखी थी। तो इस तरीके से एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा होती है वो एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी की फोर और ए की टू होती है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये एप्सिलॉन जीरो की बीमा आ जाती है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आज हमने बताया कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम पर आधारित कूलाम के नियम का अपना फार्मूला, वहां पे एप्सिलॉन जीरो हमने क्या बताया था, निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता, और वहां पे हमने कांस्टेंट वैल्यू दी थी, बहुत बड़ी वाली कांस्टेंट वैल्यू थी, जिसे 1/4 का एप्सिलॉन जीरो के बोला था। के यहाँ पे क्या था, माध्यम का पैरावैद्युतांक था। अगर माध्यम हम वायु लेते हैं, यानी आवेशों को अगर हम वायु में रखते हैं तो के का मान 1 हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बच जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और वैल्यू जो होती है इसकी कंप्लीट 9 गुणा 10 की घात 9 होती है। आपको बताई मैंने, पीछे सारा समझा दिया अच्छे से करके। ठीक हो गया? फिर इस फार्मूले का सहारा लेकर के, कौन से फार्मूले का, कूलाम के नियम का जो फार्मूला है उसका सहारा लेकर के हमने क्या बताया, एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना बताया, और एप्सिलॉन जीरो का मान कितना आया था, 8.85 10 टू द पावर माइनस के 12 आया था, राइट? कितना आया था, 8.85 10 टू द पावर माइनस के 12, हमने सरल करके बताया है अभी आपको। और फिर इसी फार्मूले के आधार पर, जो कूलाम का फार्मूला था उसी के आधार पर हमने एप्सिलॉन जीरो का मात्रक भी निकाल के बताया, और उसी के आधार पर फिर हमने एप्सिलॉन जीरो की बीमा भी बताई है। समझ में आई बात को? इस तरीके से करके। तो मात्रक क्या बताया था एप्सिलॉन जीरो का, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन जीरो की बीमा कितनी आ जाती है, एम माइनस वन, एल की माइनस तीन, और टी की फोर और ए की टू। ठीक हो गया? ये आ जाती है। अब बात आती है कि एम एप्सिलॉन जीरो का एम के एस पद्धति में मात्रक क्या होना चाहिए, एम के एस पद्धति में। ठीक है? तो एम के एस पद्धति में मात्रक निकालने के लिए एम की जगह पर किलोग्राम रख दीजिए, एल की जगह पर मीटर, और टी की जगह पर सेकंड, और ए की जगह पर एम्पियर रख दीजिए। तो ऐसा रखने के बाद जो भी आता है मात्रक, वो समझ लीजिए एप्सिलॉन जीरो का एम के एस प्रणाली में मात्रक आता है। तो क्या आ जाएगा मात्रक, जरा बोल के बताओ। मात्रक आ जाएगा किलोग्राम की घात -1, मीटर की घात -3, और सेकंड की घात, टी की जगह क्या रखना होता है, सेकंड, सेकंड की घात 4, और एम्पियर की घात 2। ये सारा जो मैंने बोला अभी अभी, ये पूरा मात्रक जो बनता है वो एम के एस प्रणाली में मात्रक आ जाता है। समझ में आए बात को? तो किसी भी भौतिक राशि का एम के एस प्रणाली में मात्रक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसकी बीमा ज्ञात करनी पड़ेगी, और बीमा के बाद जैसे ही एम आएगा, एम की जगह पे किलोग्राम, एल की जगह पे मीटर, टी की जगह पे सेकंड, और ए की जगह पे हम एम्पियर रख देते हैं, और ये रखने के बाद जो भी मात्रक हमें प्राप्त होता है वही एम उस भौतिक राशि का एम के एस पद्धति में प्रणाली में मात्रक हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये तो था आज का काम। बाकी नेक्स्ट और काम के लिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और ध्यान रहे इस बात का, एक बात का ध्यान रहे बिल्कुल, जो बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका आप बिल्कुल एक नोट्स बनाते रहिएगा, एक रजिस्टर ले लीजिएगा, और रजिस्टर पर आप धीरे धीरे करके इसके नोट्स बनाते रहिए, और अपना क्रमबद्ध तरीके से करके प्रतिदिन के हिसाब से इसको याद भी करते रहिए। तभी तभी मेरा वीडियो बनाने का फायदा भी है, और तुम्हारा वीडियो देखने का फायदा भी है। समय धीरे धीरे करके निकलता जा रहा है, इस लॉकडाउन के चक्कर में ना हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। तो समय जो निकल गया वो तो निकल ही गया, लेकिन जो समय अभी बचा हुआ है उसका आप सदुपयोग करें, और तुम्हारे सदुपयोग समय को सदुपयोग में लाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा था। तो धीरे धीरे करके हम ऐसे आपको समझाते जाएंगे, आप ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, और पढ़ने के बाद उसके आप कंप्लीटली नोट्स बनाते जाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद जैसे जैसे आपको समय मिलता जाता है टाइमली टू टाइमली, उसी तरीके से करके आप इसको याद भी करते रहें। और कोई बात समझ में ना आई, मान लीजिए आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, उसको आप दोबारा पता करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जा करके आप उसको कह दीजिए, मैं उस टॉपिक को दोबारा से करके समझा दूंगा। ठीक है? फिलहाल तो आज इतना ही है, फिर से करके दूसरी वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।